नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासीर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। ममता ने फिर बुलाई जूनियर डॉक्टर्स की मीटिंग, का ये आखिरी मौका, नहीं होगी लाइव स्ट्रीमिंग। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ का विवादित बयान, का राहुल गांधी की जीप काटने वाले को दूंगा 11 लाख का इनाम। महाराष्ट्र विधानसभा की तारीख पर एकनाथ शिंदे पर भड़के संजय राउत। आज मुख्यमंत्री आवास पर होगी आप पीएसी की बैठक, सीएम के नाम को लेकर होगी चर्चा। कम नहीं हो रहे संदीप दीक्षित के हमले, का आप में सिर्फ केजरीवाल है, बाकी सारे हैं नौकर। राहुल गांधी को आतंकवादी कहने में भड़के कांग्रेस विधायक डी शर्मा, कहा मंत्री पर होना चाहिए मानहानि का मुकदमा। फ्लोरिडा में ट्रंप के गोल्फ मैदान के बाहर निकलते वक्त हुई फायरिंग, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षित। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर डॉक्टरों की मीटिंग बुलाई है। ये बैठक शाम 5 बजे सीएम आवास पर होगी। ममता ने कहा है कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से बातचीत का आखिरी मौका है। सीएम की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि बैठक में जो भी बातचीत होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, मगर बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। ऐसे में देखना होगा कि डॉक्टर्स इस मीटिंग में शामिल होने जाते हैं या फिर नहीं। देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग का हमने जो दावा किया था, इट्स बिकॉज ऑफ टू लेट द पीपल नो क्या हो रहा है उस अंदर। अब उनको पता नहीं है हम लोगों की उनका क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल हम लोग का भी जो ओपिनियन है, इट शुड बी ऑन बेस्ड ऑन लाइव स्ट्रीमिंग। वो जो बोले हैं कि दे विल बी गिविंग मिनट्स, अगर सुनते नहीं है बात, देन वी आर रेडी टू कम्प्रोमाइज, बट देन आवर फर्स्ट डिमांड इज ऑलवेज एंड विल ऑलवेज रिमेन लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। अब उनका क्या डर है उससे, we don't have anything. We don't know anything because of that. Because हम लोग का जो demands है 5, they are very justified reasons. They have to be. if अगर हम लोग discuss नहीं करें उनके साथ openly, then people will be सोचेंगे कि हम लोग setting कर लिए हैं, कि they will think bad of us, because इतने सारे लोग जो आए हैं यहाँ पर हम लोग support कर रहे हैं. That is they are only supported because we are apolitical and we have not been bent down to the pressure of the government. अगर आज जो बोला है, देखते हैं क्या PAN में हम लोग क्या डिस्कशन होता है, हम लोग डिस्कस करना पड़ेगा ये। But then our demand will also always be live streaming, not because we are ready to compromise. But if they do not listen to our demands, then I don't think there's any point of saying it for fifth and final. Because look, frankly speaking, we are doctors. It's not like government. It's not we need the government. The government actually needs us because we are the backbones ultimately of the health system. But if you give us ultimatums like that, if you say that they know this is the final time they're calling you, let's see what they do. Nothing, because our demands are very justified, and if they want to scare us, we'll not be afraid of their taunts. So WBJF will agree to this demand, this call? I think they will not, because I know my seniors. We saw yesterday that they have gone to the chief minister and they basically pleaded her, but they kept their spine straight. I don't think we'll bend down again. Let's see. It will be a subject to discussion amongst everyone, and let's see what the discussion comes up to. कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर थे। दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने सिखों को लेकर भी एक बयान दिया था। अमेरिका में उनके दिए गए बयानों की वजह से देश का सियासी पारा चढ़ गया। इसी बीच शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। शिवसेना विधायक ने कहा है कि जो भी राहुल गांधी की जीप काट कर लाएगा उसको 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने भी कहा है कि राहुल गांधी भारतीय नहीं है, राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। उन्होंने अपना ज्यादातर समय बाहर बिताया है। उन्हें अपने देश से ज्यादा प्यार नहीं है, क्योंकि वो विदेश जाकर हर बात को गलत तरीके से कहते हैं। हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना, और खास तौर पे अब तो पहले बातें होती थी 2G स्कैंडल आ गया कांग्रेस की तरफ, कोल स्कैंडल आ गया, कॉमनवेल्थ में ब्रिज गिर गए और हो गया। अब तो भी प्रधानमंत्री की फाइल कोई कह दे भी इस चीज में कोई एक भी फाइल में कोई साइन भी गलत हुए, वो तो अब बात है नहीं। अब कैसे डिवाइड करेंगे? कभी ओबीसी की बात कर लो, चाहे कहीं किसी कास्ट की बात कर लो, समझ नहीं है उनको आज तक ये नहीं पता। आज 2004 में हम और इकट्ठे मेंबर पार्लियामेंट 9 में बने, आज तक वो आदमी
ये नहीं सीख सका, आज भी वो रिक्शे वाले के पास जाके उसके सीखेंगे भी कैसे। अरे भाई, पॉलिटिकल जीवन में आपको अभी दर्द पता नहीं चला, मजदूर का दर्द क्या है, मोची का दर्द क्या है, एक कारपेंटर का दर्द क्या है, एक मैकेनिक का दर्द क्या है। आज एलओपी होके आप फिर कहीं चले जा रहे हो देखने, आपको जब अभी तक उसका दर्द, उसकी प्रॉब्लम ही नहीं पता। आप आधी से आप ज्यादा उम्र आपकी निकल चुकी है और लीडर ऑफ ऑपरेशन बने हो, अब आप फोटो खिंचवाने के लिए इससे मजाक बनता है भी इस आदमी को जो हमारी। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के सभी नेताओं को अपने बयानों से अपमानित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जानना चाहिए कि यही लोग थे जिनकी वजह से देश को आज़ादी मिली। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे अग्रिम पार्टी थी, जिसने आगे बढ़कर अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी, नेहरू जी कांग्रेस के सभी नेताओं को अपने वक्तव्य से अपमानित करने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये उनको जानना चाहिए कि यही लोग थे जिसके वजह से देश को आज़ादी मिली। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे अगुआ पार्टी थी। आगे बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति दिलाने का काम किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के सरोकार वाले जो लोग भी थे, वो तो कभी भी इस ये में थे नहीं। देखिए, बात तो उन्हीं लोगों की हुई थी। ये सच है कि कांग्रेस उस बातचीत में शामिल नहीं थी, तो और नीतीश कुमार ही गए होंगे, ये भी स्वाभाविक रूप से कोई समझ सकता है। जब उनको भारतीय जनता पार्टी से अलग होना था तो सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी, तो ज़रूर यही अप्रोच किए होंगे, कोई भी समझ सकता है इस बात को। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पे हम लोग टीका टिप्पणी करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब परसों मतदान होगा तो वोटों का एक अच्छा हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को जाएगा और वो यहाँ सफल होंगे। वहीं बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद के बारे में उन्होंने कहा है कि उनके तार कहीं और से जुड़े हुए हैं, उन्हें सिग्नल कहीं और से मिलता है, वो सिग्नल पर नाचते हैं। जाहिर है कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधने के लिए मैदान में उतारा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्रामों या जलसों में, रोड शोज में जो शिरकत रही उम्मीद से ज़्यादा रही, और अब हम इस उम्मीद में हैं कि परसों वोट जब डलेंगे तो अच्छा खासा हिस्सा वोटों का नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को मिलेगा और वो यहाँ से कामयाब होकर जाएंगे। उमर साहब, आपको लगता है ये चुनाव बिल्कुल डिफरेंट है पिछले कहीं चुनावों से? अब किस लिहाज से डिफरेंट नहीं है ना। अब पहले चुनाव हैं यूटी के हैसियत से, पहले चुनाव हैं जिसमें लद्दाख का हिस्सा नहीं है, पहले चुनाव है जिसमें कि 5 अगस्त 2019 के तमाम जो हमारे साथ धोखे हुए उनके बाद, तो हर लिहाज से मैं आज इस इलेक्शन में वो तंजीमें हिस्सा ले रही हैं जिन्होंने इलेक्शन से दूर रहने का फैसला किया था पिछले 30-35 साल। तो इलेक्शन में कुछ ऐसी नई बातें हैं जिनका अब कितना असर होगा वो आगे पता चलेगा। इंजीनियर रशीद, इलेक्शन लड़ना या ऐलान करना आप कैसे देखते हैं सारी चीजों को? लास्ट मोमेंट पे ये सब कुछ हो रहा है। अब तार इनकी कहीं और जुड़ी हुई है, इशारा इनको कहीं और से आता है, जहां से इशारा आता है उस इशारे पे ये नाचते हैं। उनका अटैक जो है तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जाहिर सी बात है उनको मैदान में उतारा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए। कोई बात नहीं ना, अब हम मुकाबला कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 तारीख को श्रीनगर आ रहे हैं और बीजेपी का दावा है कि 30,000 से ज्यादा लोग जो है पीएम की रैली में शामिल होंगे। तो आपको लगता है ये बड़ा बदलाव है कि पीएम की रैली में चुनाव कितना मुश्किल है पैसा खर्च करके 30,000 लोग। पीडीपी उम्मीदवार और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर कहा है कि उनका घोषणा पत्र लोगों की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि केंद्रीय शासन की वजह से लोगों में असुरक्षा की भावना है। जब उनसे पूछा गया कि पीडीपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक पहल करेगी, तो विधानसभा क्षेत्र से पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि आप इसे पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को समझते हैं, इसलिए आपको हमारा घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए।
मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं लोगों को एक उम्मीद की किरण बन के होप दूं, पॉजिटिविटी का एक मैसेज लाऊं, क्योंकि आप खुद जानते हैं पिछले 5 साल से लोग यहाँ कितने निराश हैं, बिल्कुल एक नाउम्मीदी है। खास तौर से जो हमारे नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, यहाँ बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई भी है। सो फॉर मी इट्स गिविंग देम अ सेंस ऑफ होप, सिक्योरिटी। जिस तरह से आप देखते हैं कि एप्लीकेशन 370 हटाया गया था, लोग कहते हैं कि पीडीपी, यहाँ के लोग भी समझ रहे हैं कि पीडीपी की वजह से हुआ। क्या आपने पोल किया है क्या सर? आपने हर एक से बात की है कि आप इतना जनरल स्टेटमेंट मार रहे हैं? दिस इज नॉट फेयर। आपने अगर हर एक बंदे से बात की, आपने कोई प्रॉपर पोल किया है, फिर मुझे बताइए। लोग यहाँ पीडीपी को बहुत चाहते हैं, वो जानते हैं कि पीडीपी वाहिद वही जमात है। जब यहाँ इखवान टास्क फोर्स पोटा का दौर था तो हमने वो सब चीजें खत्म की। सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग जेनेरिक स्टेटमेंट दैट यू आर मेकिंग ए स्वीपिंग। अगर ऐसा हाल होता तो मेरे साथ इतने लोग खड़े होते जो मुझे कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं जीतूंगी, है कि नहीं? अमर अब्दुल्ला ने एक्यूजेशन लगाया है कि पीडीपी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे। देखिए, वो अभी परेशान हैं, 2 जगहों से लड़ रहे हैं। आप बेचारे उनकी टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? 2 जगह से लड़ रहे हैं, उनको थोड़ा नर्वसनेस हो रही है, इसलिए जो वो कहते हैं आप क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं? वो बहुत नर्वस हैं जीतने के बारे में। महाराष्ट्र के हिंगोली में रविवार रात एक महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना को लेकर खूब बवाल हुआ। ये वारदात समुदाय विशेष से संबंध रखने वाले कुछ युवकों ने अंजाम दी थी। ऐसे में महिला के पक्ष में हिंदू संगठनों के लोग आ गए और देखते ही देखते सड़क पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मामला तूल पकड़ते देख हरकत में आई पुलिस ने आनन फानन में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया। यह घटना हिंगोली के बसमत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला हिंदू समाज की है और रविवार की शाम को सब्जी लेने के लिए बाजार गई थी। इसी दौरान समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इस वारदात के बाद पीड़ित अपने घर आई और फिर परिजनों को लेकर पुलिस के पास पहुंची। उस समय पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के बजाय कार्रवाई का आश्वासन देकर लौटा दिया। इस बात पर थाने में हंगामा शुरू हो गया। सूचना मिलने पर हिंदू संगठनों के भी लोग मौके पर पहुंच गए। इस दौरान आरोपियों के खिलाफ तत्काल केस दर्ज कर उन्हें अरेस्ट करने की मांग की। इसके बाद भी जब पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो लोग सड़कों पर उतर आए। इतने समय में पीड़िता के पड़ोसियों के साथ हिंदू संगठन के सैकड़ों लोग वहां पहुंच चुके थे। कुछ साधु संतों ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। लोगों ने थाने के बाहर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मामला तूल पकड़ते देख पुलिस ने भी लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग हर हाल में मुकदमा दर्ज कराने और आरोपियों को अरेस्ट करने की मांग पर अड़ गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद लोग शांत होकर चुपचाप वहां से लौट आए। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। एडिशनल एसपी अर्चना पाटिल के मुताबिक मामले की जांच के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे हफ्ते में होने की संभावना है। उनके इस बयान पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यूबीटी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा है कि ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं तय करेंगे कि महाराष्ट्र में चुनाव कब होगा। नवंबर में चुनाव की जानकारी क्या उनके दिल्ली आने वाले मालिक ने दिया? जब तक दिल्ली के दोनों मालिक नहीं चाहेंगे, चुनाव आयोग महाराष्ट्र में चुनाव नहीं कराएगा। संजय राउत ने कहा कि अगर शिंदे कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव होगा तो हम कह सकते हैं कि यह कभी भी चुनाव करा ले। हमारी जीत पक्की है। जो हाल इनका लोकसभा चुनाव में हुआ वही विधानसभा चुनाव में होगा। राउत ने कहा कि इनके मन में डर है, इसलिए चुनाव में देरी कर रहे हैं। मुंबई में भी बीएमसी चुनाव नहीं करा रहे हैं। मुंबई में भी हम जीतेंगे। संजय राउत ने इंडिया के वन नेशन वन इलेक्शन बिल को ड्रामा बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने कहा, नवंबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव होने की संभावना है। 2 चरणों में चुनाव कराना बेहतर होगा। महायुति सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के लिए जीत की अधिक संभावना ही मानदंड होगा। उन्होंने कहा, सीट बंटवारे को 8 से 10 दिन में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की महायुति की सरकार है। इस गठबंधन को लोकसभा चुनाव में झटका लगा था। महायुति का मुकाबला महाविकास अघाड़ी से है। एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी एससी शामिल है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। 10 साल से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी चुनावी जीत के हैट्रिक लगाने के इरादे से पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रही है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज मुख्यमंत्री पद को लेकर अपने बयान पर अड़ गए हैं, जबकि पार्टी की ओर से सीएम नायब सिंह को ही पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया गया है। वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा कर दिया है, अब फैसला आलाकमान को करना है।
मुझ पर जनता का बहुत ज़्यादा दबाव है कि मैं मुख्यमंत्री के पद के लिए क्यों नहीं बोलता हूँ। मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, जीत चुका हूँ और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, परंतु इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं और अम्बाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल। दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने हंगामा मचा दिया कि वो 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही उन्होंने जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र मिलने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने का संकल्प लेते हुए दिल्ली में समय पूर्व चुनाव कराने की मांग की है। भाजपा ने आप सुप्रीमो के इस कदम को नाटक और अपराध की स्वीकृत मुक्ति करार दिया तथा कहा कि हैरानगी जताते हुए ये भी उन्होंने कहा कि पार्टी में अंदरूनी कलह की वजह से इस्तीफे की पेशकश की गई है। देखिए, इस देश में किसी मुख्यमंत्री का ऐसा इतिहास नहीं दिखेगा आपको कि उस मुख्यमंत्री को जबरदस्ती कोर्ट जैसे होता है ना कि डंडे से रगड़ के कुर्सी से हटाई हो। इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है और संविधान कहता है कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हीं की पार्टी का कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है ताकि प्रदेश चलता रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मामले में दिखता है कि उनका अपना ईगो बड़ा है, दिल्ली की समस्या या दिल्ली का दर्द उनके लिए बड़ा नहीं है। तो अभी जो नुकसान कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का, वो किसी इस्तीफे से पूरा नहीं होगा। अब चूंकि कोर्ट ने इस बार जब बेल दिया, पहले तो बेल नहीं दे रही थी कोर्ट, फिर भी ये कहते हैं कि मैं बेदाग हूं, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं। अरे भाई, देश में कोर्ट से बढ़ के तो कुछ नहीं है। पीछे चुनाव में आपको 20 दिन का बेल भी मिला तो भी आपको कंडीशनल मिला था। अब किसी से बात नहीं कर सकते, जितना कंडीशन है उसको देख करके किसी मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति शर्म से गड़ जाए। इनको तो शर्म आती नहीं। अब इस बार जब बेल दिया इतना दिन बाद, देश में एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन और जातीय जनगणना की चर्चा तेज हो गई। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जातीय जनगणना पर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी और आरएसएस की मंशा साफ नहीं है, इसलिए वो अस्पष्ट बयान देते रहते हैं। उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो जातीय जनगणना करा रहे हैं या नहीं। देखिए, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जातिगत जनगणना को लेकर नियत जो है साफ नहीं है, इसलिए बार बार गोल गोल बयानबाजी करते हैं और इसीलिए इस बार लोकसभा के चुनाव में पब्लिक ने इनको नकारा है। मैं इनसे निवेदन करूंगा, आप केंद्र की सबसे बड़े दल हैं, आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं, आप इस बात को साफ कीजिए कि वो सेंसस किस तरीके का सेंसस आप करा रहे हैं, जातिगत जनगणना करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, और नहीं करा रहे हैं तो क्यों नहीं करा रहे हैं, ये कारण जो है आपको पब्लिक में बताने चाहिए। ये कोई आपके घर का मामला नहीं है, ये आपका कोई प्राइवेट मामला नहीं है कि जिसको आप जो है चुपचाप कराएं। आप बाकायदा बताइए, अपनी पॉलिसी को डिक्लेयर कीजिए और उसके ऊपर संसद में चर्चा कराइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को 2 दिन बाद इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। सीएम के इस्तीफा देने के ऐलान के बाद हर तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप में सिर्फ केजरीवाल हैं, बाकी नौकर हैं। वहीं संदीप दीक्षित ने कहा है कि सामान्य रूप से जब सरकार में मुख्यमंत्री बदलते हैं तो एक राजनीतिक निर्णय लिया जाता है। राजनीतिक निर्णय इस हिसाब से लिया जाता है कि बड़े नेता कौन है, पार्टी में उनका लोगों में कैसा प्रभाव है, वोट पर क्या असर हो सकता है, जनता समुदाय में क्या असर हो सकता है, सरकार वो कैसे चलाएंगे। राजनीतिक दल में तो एक राजनीतिक निर्णय लिया जाता है। राजनीतिक निर्णय इस हिसाब से लिया जाता है
कि बाकी बड़े नेता कौन हैं पार्टी में, किसका लोगों में प्रभाव है, वोट पर क्या असर हो सकता है, जनता समुदाय में क्या असर हो सकता है, सरकार वो कैसे चलाएगी। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल है और बाकी माफ करिएगा, किसी को बुरा लगे ना लगे, बाकी सब घर के नौकर हैं। नौकर के अलावा कोई किसी की कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो इन्हें अपने नौकरों में चुनना है, और मैं नौकर उस सम्मान के हिसाब से नहीं कह रहा, क्योंकि जो भी काम करता है उसका सम्मान होता है। ये उसको बिल्कुल एक दूसरी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये इसको मानेंगे कि भाई अब कौन ऐसा व्यक्ति आएगा जो फाइलें दबा के रखे, सूचनाएं बाहर ना जाने दे, जो हम लोग कमा रहे हैं, कमाई चल रही है उसको सतत चलाता रहे। क्योंकि ये सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, ये एक बिजनेस कंपनी के शेयर्स का हस्तांतरण है। आम आदमी पार्टी बिजनेस कंपनी है, पैसा बनाने की कंपनी है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पार्टी में आप सत्ता के चलाने का या प्रशासन के चलाने के अधिकार का हस्तांतरण करते हो, यहां शेयर्स का हस्तांतरण हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि शेयर्स नाम में तो मेरे रहें, लेकिन रजिस्ट्री किसी और के नाम पर हो जाए। तो ये ऐसा व्यक्ति चुनेंगे जो भले रजिस्ट्री अपने नाम पे कर ले, लेकिन धन संपत्ति इनके नाम पे चलाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की अटकलों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमने 5 सीटों का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को दिया है, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 सीटें भाजपा को हराएंगे। हम मिलकर लड़ेंगे। 5 सीटों का हमने प्रस्ताव दिया है, जो भाजपा गठबंधन की सीटें जो 22 में जीती थी ये लोग, हमने अपना प्रस्ताव दिया है केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज करेंगे, हराएंगे। बिहार के भागलपुर पहुंचे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने विवादित बयान देते हुए राहुल गांधी को आतंकवादी बताया। इसके बाद राजनीति तेज हो चुकी। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बिट्टू को आड़े हाथों लिया है। अजीत शर्मा ने इसको लेकर पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उन पर मानहानि का केस होना चाहिए। कांग्रेस से पार्टी को केस कर आपको जेल के सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। हम लोग तो नरेंद्र मोदी को आतंकवादी तो नहीं कह सकते हैं, जबकि वो हमेशा हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी को टेररिस्ट कहा है, उन पे केस होनी चाहिए, मानहानि का केस होना चाहिए। और इनको बोलते हिंदुस्तानी नहीं है। बिट्टू जी अगर इस तरह का बयान करते हैं तो आप पर कांग्रेस पार्टी को केस करके आपको जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। आप लोग मामला भी दर्ज करवाएंगे क्या इसको लेकर? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए इस बात को। ऐसे ही आप कुछ भी बोल दीजिएगा। हम लोग तो किसी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं बोलते हैं वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, जबकि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। ये कैसे बोल दिया है आदरणीय राहुल गांधी के बारे में? इन पर केस होना चाहिए और कड़ाई से इसको कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप जब गोल्फ के मैदान से निकल रहे थे तब फायरिंग की आवाज सुनाई दी। किसी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोल्फ के नजदीक झाड़ियों से गोली चलाई थी। इस मामले में 58 साल के संदिग्ध को सीक्रेट सर्विस एजेंट ने गोलीबारी करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक घटनास्थल से एक AK-47 शैली की राइफल भी बरामद की गई है। जब सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने गोलियां चलाई तो कथित तौर पर रोत उस झाड़ी से बाहर निकल आया जिसमें वह छिपा हुआ था और एक काली कार में भाग गया। अधिकारियों को एक कार का पता लगने में सफलता तब मिली जब प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को उसकी पहचान करने में मदद की। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार पाम बीच काउंटी के शेरिफ रीड ब्रेडशो ने एक रिपोर्टर इवेंट में कहा कि हमने इस समय एक शख्स को हिरासत में ले लिया है जो संभावित संदिग्ध है। एक न्यूज के मुताबिक रूथ उत्तरी कैरोलिना ग्रीन्सबोरो का एक पूर्व कंस्ट्रक्शन वर्कर है। रूथ की कोई औपचारिक सैन्य पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उसने अतीत में सशस्त्र संघर्ष में शामिल होने की इच्छा जताई थी, विशेष रूप से रूस के 2022 के आक्रमण के बाद यूक्रेन में। एक्स पर एक पोस्ट में रूथ ने यूक्रेन में लड़ने और मरने की अपनी इच्छा जताई थी और युद्ध भी लड़ा था। उसने अपने एक्स में लिखा था कि मैं क्राको जाने और यूक्रेन की सीमा पर जाकर स्वयंसेवक बनने, लड़ने और मरने के लिए तैयार हूँ। रिपोर्ट के अनुसार सिग्नल पर रूथ ने अपने प्रोफाइल बायो में लिखा था, नागरिकों को इस युद्ध को बदलना होगा और भविष्य के युद्ध को रोकना होगा। व्हाट्सएप पर उनके बायो में लिखा है कि हम में से प्रत्येक को प्रतिदिन मानव अधिकारों, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को समर्थन देने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। हम सभी को चीनियों की मदद करनी चाहिए। रूथ की गतिविधि या ऑनलाइन घोषणा तक ही सीमित नहीं रही। 2023 में एक इंटरव्यू में उसने दावा किया कि युद्ध प्रयासों का समर्थन करने और अफगान सैनिकों की भर्ती करने के लिए उसने यूक्रेन की यात्रा की थी। ट्रंप के अभियान प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने आसपास हुई गोलीबारी के बाद सुरक्षित हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक
मुताबिक ट्रंप ने खुद एक वेबसाइट पर धन जुटाने के लिए दिए गए संदेश में कहा, डरो मत, मैं सुरक्षित और स्वस्थ हूं और किसी को चोट नहीं आई है, भगवान का शुक्र है। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।